2023 में 13 करोड़। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। शनिवार को यूक्रेन रूस युद्ध के पूरे होंगे 2 साल। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। युद्ध में शामिल करीब 500 संस्थानों पर लगाई पाबंदी। डेनमार्क यूक्रेन के बीच सुरक्षा समझौता। युद्ध अपराधों के 1,22,000 से अधिक संदिग्ध मामलों की जांच शुरू कर रहा है यूक्रेन। जंग खत्म होने के बाद कैसा होगा गाजा? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पहली बार औपचारिक रूप से पेश की अपनी योजना। कहा, गाजा की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा नियंत्रण होगा इजरायल के हाथ में। गाजा के साथ लगती पूरी सीमा पर होगा बफर जोन। हंगरी के दौरे पर पहुंचे स्वीडन के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समेत दूसरे कई समझौते। स्वीडन से 4 साप जेएस ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने पर बनी सहमति। स्वीडन की नाटो सदस्यता पर सोमवार को हंगरी की संसद में होगा मतदान। अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति ने कहा 2 अप्रैल तक छोड़ देंगे पद। राष्ट्रपति ने 25 फरवरी को होने वाले चुनाव को कर दिया था रद्द। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के फैसले को बताया अवैध। स्पेन के वेलेंसिया की 14 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 4 लोगों की मौत, करीब 15 अब भी लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घटना पर जताया गहरा दुख। जांच के दिए आदेश। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से लगातार भीषण संघर्ष जारी है। शुक्रवार को यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने हमला किया है। वहीं यूक्रेनी सेना के जवानों ने कहा है कि उनके पास डोनियास्क क्षेत्र में रूसी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। इस बीच यूक्रेन के साथ 10 साल का सुरक्षा समझौता करने में डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ शामिल हो गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा भी कर दी है। शनिवार को रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के 2 साल पूरे हो जाएंगे। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच हमलों में काफी तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को भी यूक्रेन के कई शहर हमलों से दहल उठे। निप्रो शहर में बहुमंजिला इमारत पर ड्रोन से हुए हमले में 8 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे में कई लोगों के अभी भी फंसे होने की खबर है। इसके अलावा बंदरगाह शहर ओडिशा में ड्रोन हमलों ने कहर बरपाया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन ने 31 में से 23 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इस बीच यूक्रेनी सेना के जवानों ने कहा है कि डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी हमलों को रोकने के लिए उनके पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। अगर हमारे पास अधिक गोला बारूद होता तो हम उन्हें रोक सकते थे। चूंकि हमारे पास गोला बारूद की कमी है, इसलिए हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लवीव शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। यूक्रेन के साथ 10 साल का सुरक्षा समझौता करने में डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ शामिल हो गया है। सैन्य गठबंधन नाटो का सदस्य बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कीव समझौतों को साझेदारी की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप में मानता है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। रूस की युद्ध मशीन में शामिल 500 संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अगर पुतिन मौत और विनाश की कीमत नहीं चुकाते हैं तो वो आगे बढ़ते रहेंगे और इसकी लागत अमेरिका के साथ साथ नाटो सहयोगियों और यूरोपीय और दुनिया भर में भागीदारी को भी भुगतनी होगी। युद्ध की दूसरी वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जान गंवाने वाले यूक्रेनी लोगों को श्रद्धांजलि दी और अमेरिकी संसद से कीव के लिए धन जारी करने की अपील की।
इस बीच रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के नए चरण ने अपनी अंतिम कानूनी बाधा दूर कर ली है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईयू रूस के सैन्य और रक्षा क्षेत्र के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों को और सख्त कर रहा है। बुधवार को ब्रसेल्स में प्रतिबंधों पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी भी यूरोपीय संघ की राजधानियों से अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता है। इसे शुक्रवार को हरी झंडी दे दी गई। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर यूक्रेन में लड़ रहे अपने सैनिकों की सराहना की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि पिछले वर्षों में सैन्य और औद्योगिक परिसरों ने हथियारों के उत्पादन और सैनिकों की आपूर्ति दोनों को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं यूक्रेन ने युद्ध अपराधों के 1,22,000 से अधिक संदिग्ध मामलों की जांच शुरू करने की बात कही है। हालांकि रूस इन आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश हत्याओं, फांसी, नागरिक बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी और जबरन निर्वासन के पुख्ता सबूत होने का दावा करते रहे हैं। इधर अमेरिकी सेनेट के नेता चक शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अन्य को आश्वस्त करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस यूक्रेन को सहायता देने का एक बार फिर प्रयास करेगी। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में यूक्रेन की मदद के लिए प्रायोजित $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज अटका पड़ा है। आखिरकार हंगरी ने स्वीडन की नाटो की सदस्यता को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही हंगरी और स्वीडन के बीच कई लंबित मामलों को लेकर सहमति बन गई है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के हंगरी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समेत दूसरे कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्वीडन की सदस्यता के लिए हंगरी को नाटो सहयोगियों और यूरोपीय संघ के महीनों के दबाव का सामना करना पड़ा है। 2 साल के इंतजार के बाद हंगरी ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए हरी झंडी दिखाई तो दोनों देशों के बीच लंबित कई मामलों पर सहमति बन गई। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन हंगरी के दौरे पर पहुंचे तो दोनों देशों के बीच रक्षा समेत दूसरे कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हंगरी ने बताया कि समझौते के तहत स्वीडन से 4 साब JSS ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने पर सहमति बनी है। उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात के बाद विक्टर ऑर्बेन ने कहा कि वो विश्वास का पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहे हैं। हंगरी को 2001 से एक समझौते के तहत ग्रिपेन विमान मिल रहे थे। आज हमने समझौता किया कि हंगेरियन सेना के ग्रिपेन बेड़े को बढ़ाने के लिए हमारे पास 4 अतिरिक्त विमान होंगे, जिससे हमारी वायु रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं उल्फ क्रिस्टरसन ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि जिस क्षेत्र में संभव हो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। मैं उन्नत लड़ाकू क्षमताओं पर इस गहन सहयोग का दृढ़ता से स्वागत करता हूं। ये स्वीडन के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना हंगरी के लिए। समझौते से यूरोपीय सुरक्षा मजबूत होगी और हमारे दोनों देशों को लाभ होगा। विक्टर ऑर्बेन की राष्ट्रवादी सरकार के रूस के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध रहे हैं, जिसके चलते स्वीडन अक्सर हंगरी को आड़े हाथों लेता रहा है। इसी के मद्देनजर हंगरी स्वीडन की नाटो की सदस्यता की दावेदारी में बार बार रोड़ा अटकाता रहा है। अब स्वीडन की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए हंगरी की संसद सोमवार को मतदान करेगी। ऑर्बन की राष्ट्रवादी फिडेस पार्टी के गठबंधन का संसद में बहुमत है। धूर दक्षिणपंथी ओवर होमलैंड मूवमेंट को छोड़कर सभी विपक्षी दल इसके पक्ष में हैं। तुर्की भी स्वीडन की सदस्यता के लिए लंबे समय तक अड़चन बना रहा। दरअसल तुर्की का आरोप था कि स्वीडन उन समूहों का समर्थन करता है जिन्हें वो आतंकवादी मानता है। जब जुलाई में तुर्की ने स्वीडन को हरी झंडी दिखाई तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस की सलाह से तुर्की को F-16 लड़ाकू जेट देने की बात को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। नए देशों के प्रवेश देने के लिए सभी नाटो सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से समर्थन की आवश्यकता होती है। स्वीडन की सदस्यता के लिए हंगरी को नाटो सहयोगियों और यूरोपीय संघ के महीनों के दबाव का सामना करना पड़ा। बाल्टिक सागर पर एक लंबी तटरेखा साझा करने वाला स्वीडन उत्तरी यूरोप में नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र बन सकता है। गुरुवार की रात को स्पेन के वेलेंसिया में एक 14 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि लगभग 15 लोग लापता हैं। 6 अग्निशामकों और एक छोटे बच्चे सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक आग ने पहले 14 मंजिला ब्लॉक को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद बगल की इमारत में आग फैल गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इमारत पर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग तेजी से फैल गई।
वहीं प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी घटना पर खेद व्यक्त किया है। ब्रिटिश मूल की महिला शमीमा बेगम की नागरिकता ब्रिटिश सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर छीन ली थी। उनकी नागरिकता तब रद्द की गई जब उन्हें सीरिया के डिटेंशन कैंप में पाया गया था। उन पर आरोप है कि वो इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गई थी। शमीमा ने लंदन की अदालत में अपनी नागरिकता रद्द करने के खिलाफ अपील की थी और दलील दी थी कि वो तस्करी का शिकार होकर सीरिया पहुंची थीं। लेकिन इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने अपील की थी और शुक्रवार को उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। वेल देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पहली बार गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल के प्लान को सार्वजनिक किया है। ये प्लान अमेरिका के रुख के बिल्कुल उलट है। नेतन्याहू की योजना के मुताबिक इजराइल गाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। जारी दस्तावेज में हमास के वेस्ट बैंक स्थित प्रतिद्वंद्वी फलस्तीनी प्राधिकरण के लिए भी किसी भूमिका का उल्लेख नहीं है। इजराइल का गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस बीच पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पट्टी के अपने प्लान का खुलासा किया है। नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अमेरिका के दावों से मेल नहीं खाता है। नेतन्याहू की योजना के मुताबिक इजराइल गाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। पीएम कार्यालय की ओर से जारी दस्तावेज में हमास के वेस्ट बैंक स्थित प्रतिद्वंद्वी फलस्तीनी प्राधिकरण के लिए भी किसी भी भूमिका का उल्लेख नहीं है। गाजा के साथ वेस्ट बैंक की सुरक्षा व्यवस्था भी इजराइल अपने पास रखना चाहता है। इस योजना में गाजा के भविष्य को निकट, मध्यम और दीर्घकालिक चरणों में विभाजित करते हुए कहा गया है कि इजराइल क्षेत्र की अपनी लंबे समय से चल रही नाकाबंदी जारी रखेगा। इजराइल न सिर्फ प्रशासन बल्कि गाजा पट्टी के स्कूलों, मस्जिदों और दूसरे नागरिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप रखेगा। इजराइल ने गाजा पट्टी के साथ लगती अपनी पूरी सीमा पर बफर जोन की बात कही है। दस्तावेज में कहा गया है कि इसका मकसद हथियारों की तस्करी को रोकना और पट्टी पर भूमि, समुद्र और वायु नियंत्रण लागू करने के लिए मिस्र के साथ अपनी सीमा पर एक ऊपरी और भूमिगत सुरक्षा फ्लैंक बनाने का भी है। साथ ही कहा है कि नागरिक क्षेत्र में इजराइल केवल प्रबंधन अनुभव वाले स्थानीयों को ही सार्वजनिक व्यवस्था लागू करने की अनुमति देगा। दस्तावेज में कहा गया है कि इजराइल ये चुनने का इरादा रखता है कि गाजा के पुनर्निर्माण का नेतृत्व करने की अनुमति किसे है और वो गाजा पट्टी में सभी धार्मिक शिक्षा और सामाजिक संस्थानों में कार्यक्रम शुरू करेगा। इजराइल करीब 50 लाख फलस्तीनियों के लिए प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी UNRWA को बंद करने के लिए भी काम करेगा, जो गाजा में करीब 13,000 लोगों को रोजगार देता है।
उसकी जगह नए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को नियुक्त करेगा। इस बीच इजराइल सेना ने शुक्रवार को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में आतंकवादी हमले को नाकाम करने के लिए ड्रोन हमला किया। इस हमले में आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के यासिर हनौन के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में घोर मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मानवाधिकार के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने गाजा और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की स्थिति पर एक रिपोर्ट में कहा, OHCHR ने कई वर्षों से जिस दंड मुक्ति के बारे में रिपोर्ट दी है वो कायम नहीं रह सकती। इस बीच अमेरिका ने यमन और लाल सागर में हुती के ड्रोन और एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। सेना ने इन हमलों में 4 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया। इन्हें यमन के हुती नियंत्रित क्षेत्रों से लाल सागर की ओर दागने की तैयारी की जा रही थी। सेना ने लाल सागर में परिचालन कर रहे वाणिज्यिक जहाजों के पास हमला करने वाले ड्रोन को भी मार गिराया है। ये हमले शुक्रवार और गुरुवार को किए गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने कहा है कि 2 अप्रैल को वो अपने पद से हट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले पूरा हो पाएगा। उन्होंने ये घोषणा देश के चुनाव आयोग द्वारा पिछले हफ्ते चुनाव को 10 महीने आगे टालने के फैसले को गैर कानूनी बताने के बाद की है। 25 फरवरी को चुनाव होना था, लेकिन राष्ट्रपति ये कहते हुए चुनाव को स्थगित कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय वार्ता होने से पहले चुनाव कराने का आदेश जारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दलों और सभी उम्मीदवारों के बीच सोमवार को शुरू होगी बातचीत और मंगलवार को इसके समाप्त होने की संभावना है। इथियोपिया और सोमालिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इथियोपिया ने सोमालिया से खुद को अलग मानने वाले सोमालीलैंड के साथ नौसेना अड्डा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया था, जिसका सोमालिया विरोध कर रहा है। इसको लेकर सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने इथियोपिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इथियोपिया अगर सोमालीलैंड के साथ हुए समझौते पर आगे बढ़ेगा तो उसे इसका जवाब मिलेगा। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने कहा है कि अगर इथियोपिया सोमालीलैंड के साथ हुए समझौते पर आगे बढ़ता है या उसे अलग देश के तौर पर मान्यता देता है तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। दरअसल इथियोपिया ने सोमालिया से खुद को अलग मानने वाले सोमालीलैंड के साथ एक समझौता किया है, जिसका सोमालिया विरोध कर रहा है। इथियोपिया ने पिछले महीने सोमालीलैंड में 20 किलोमीटर समुद्र तट पट्टे पर देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। सोमालिया सोमालीलैंड को अपना हिस्सा मानता है। हालांकि इस उत्तरी क्षेत्र को 1991 से प्रभावी स्वायत्तता प्राप्त है। इथियोपिया वहां एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है और बदले में सोमालीलैंड को संभावित मान्यता देने की पेशकश की है। सोमालिया ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमालिया को लगता है कि इस समझौते से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अस्थिरता बढ़ेगी। राष्ट्रपति हसन ने कहा कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर इथियोपिया सोमालिया के सीमा में आता है तो इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। अगर इथियोपिया जोर देगा तो सोमालिया इसका विरोध करेगा। अगर वे देश में आते हैं तो सोमालिया निश्चित रूप से अपनी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि हसन ने यह नहीं बताया कि अगर इथियोपिया अपनी योजना में आगे बढ़ता है तो सोमालिया क्या कार्रवाई करेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बार बार संघर्ष का शिकार हुआ है, जिससे सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में मानवीय संकट पैदा हो गया है। दोनों देश 1977 से 78 और 1982 में क्षेत्र के विवाद को लेकर युद्ध लड़ चुके हैं। हसन ने कहा है कि वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ तभी बातचीत के लिए तैयार होंगे जब वे इस समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री एबी पहले ही कह चुके हैं कि सोमालिया के साथ संघर्ष शुरू करने की कोई योजना नहीं है और वो केवल समुद्री पहुंच की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही हसन ने भी साफ कर दिया है कि सोमालिया में तैनात लगभग 3000 इथियोपियाई सैनिकों को बाहर निकालने की उनकी कोई योजना नहीं है। ये सैनिक आतंकी संगठन अल शबाब के आतंकवादियों से निपटने के लिए तैनात हैं। अल शबाब यहाँ सोमालियाई लोगों को भर्ती कर रहे हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर हमारे पास पुख्ता जानकारी है।
नए साल के पहले दिन इथोपिया सोमालिलैंड के साथ हुए समझौते से चारों ओर से जमीन से घिरे इथोपिया को लाल सागर के साथ सीधा वाणिज्यिक और सैन्य पहुंच उपलब्ध कराएगा। इरिट्रिया के स्वतंत्रता के बाद से लाल सागर पर स्थित जिबूती बंदरगाह इथोपिया के सबसे अहम व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता रहा है। हालांकि जिबूती बंदरगाह शुल्क के रूप में इथोपिया से सालाना भारी भरकम रकम वसूलता है। इसके चलते इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, सोमालीलैंड और कीनिया में अन्य विकल्पों को तलाश रहा है। हालांकि इरिट्रियाई बंदरगाहों पर दोबारा शुल्क मुक्त पहुंच हासिल करने के लिए समझौते भी हुए हैं, लेकिन इसमें अभी पूर्ण रूप से कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका 50 साल बाद फिर चांद की सतह पर पहुंचा है। 22 फरवरी को ओडिसियस नामक लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। मानव रहित IM-1 मिशन 15 फरवरी को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। पहली बार पूरी तरह से किसी निजी क्षेत्र ने चांद पर लैंड करने में सफलता पाई है। नासा ने इस मिशन के लिए $118 मिलियन का योगदान दिया था। का 50 साल बाद फिर से चांद की सतह पर पहुंचने में सफल हुआ है। 22 फरवरी को ओडिसियस नामक 6 पैरों वाला रोबोट लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने में अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने सफलता हासिल की है। मानव रहित इस IM-1 मिशन को 15 फरवरी को एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ओडिसियस यान को लॉन्च किया गया था। 21 फरवरी को सप्ताह भर में ही ये चांद की कक्षा में पहुंच गया था। चांद की सतह पर पहुंचने का ये कारनामा पहली बार पूरी तरह से किसी निजी क्षेत्र द्वारा हासिल किया गया है। मुझे पता है ये मुश्किल था, लेकिन हम सतह पर हैं। हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। चांद पर आपका स्वागत है। भले ही ये पूरा मिशन एक प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन नासा ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी को चंद्रमा तक ले जाने के लिए इसे फंड किया। नासा ने इस मिशन के लिए $118 मिलियन, वहीं इंट्यूटिव मशीन्स ने $130 मिलियन का योगदान दिया। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। आज आधी सदी से भी अधिक समय में पहली बार अमेरिका चंद्रमा पर लौटा है। आज का दिन नासा की व्यावसायिक साझेदारी की शक्ति और वादे को दर्शाता है। यह उपलब्धि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। ओडिसियस का लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 297 किलोमीटर उत्तर में मालापर्ट ए क्रेटर के पास का समतल क्षेत्र था। इस लैंडर के साथ भेजे गए नासा के पेलोड चंद्रमा की सतह के साथ अंतरिक्ष मौसम, रेडियो खगोल विज्ञान और भविष्य के लैंडरों के लिए चंद्रमा का डेटा इकट्ठा करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ के गड्ढों में पानी बर्फ के रूप में है। इस बात की अच्छी संभावना है कि दक्षिणी ध्रुव पर उन स्थानों पर मिट्टी की सतह के नीचे वास्तव में बर्फ है, जहां अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देखी गई है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में उस पानी का उपयोग कैसे किया जाए। 1972 में अमेरिका द्वारा अपोलो 17 मिशन में चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यात्री जीन सर्नन और हैरिसन शिम्ट के 51 वर्षों बाद ये मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासा का लक्ष्य है कि एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाए। बता दें कि अभी तक केवल अमेरिका ने ही चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री को उतारा है, जबकि अमेरिका के अलावा केवल 4 देश
पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत और पिछले ही महीने जापान ने अपने यान को चंद्रमा पर उतारने में सफलता पाई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। कहते हैं कि हौसला और जुनून हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। रिसाइकलिंग के इस दौर में तमाम पुरानी चीज़ों से नए नए उपकरण बनाने की प्रथा लगातार बढ़ती जा रही है और लोग इस तरह से तमाम नए प्रयोग भी कर रहे हैं। एफिल टावर के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने लकड़ी के एफिल टावर के बारे में सुना है? नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लकड़ी से बने एफिल टावर को, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कोई भी चुनौती आपको जिंदगी जीने से नहीं रोक सकती। दिव्यांगता की चुनौती को हराकर पश्चिमी फ्रांस के सिल्वेन बूचार्ड एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जिसने उनके जीवन को जीने के सलीके को सुधार दिया। सिल्वेन बूचार्डे के दोस्त फ्रेडरिक मालमेज़ैक ने पेरिस में बने एफिल टावर की 16 मीटर लंबी ऊंची प्रतिकृति बनाने की ठानी। इस काम में उनका साथ दिया सिल्वेन बूचार्ड ने। इस कृति को बनाने के लिए इन दोनों दोस्तों ने रिसाइकल की हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया। एफिल टावर की हूबहू नकल बनाने में इन दोनों कलाकारों को 6 महीने का समय लगा। इस कलाकृति के निर्माण के दौरान सिल्वेन ने कई ऐसे काम सीखे जो कि उन्हें जिंदगी खूबसूरती से जीने में मददगार साबित होंगे। मैं मूल रूप से बेरोजगार था। इस प्रोजेक्ट के जरिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बढ़ईगिरी, बिजली के उपकरणों का उपयोग करना, मैं ये सब करना नहीं जानता था। ओलंपिक और पैरालंपिक में एफिल टावर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। इन दोनों का सपना है कि वह इस मिनी एफिल टावर को अपने शहरों के पास प्रदर्शित करें, जहां से पेरिस ओलंपिक की मशाल गुजरेगी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द ही प्रशासन से इसे प्रदर्शित करने का लाइसेंस मिलेगा। इस मिनी एफिल टावर के साथ कई संदेश जुड़े हुए हैं। रिसाइकल की हुई चीजों से इस टावर का निर्माण किया गया है। ये संदेश देता है कि जो चीजें बेकार समझकर फेंक दी गई हैं, उनसे अनोखी चीजों का निर्माण किया जा सकता है। परियोजना की नींव रखने वाले फ्रेडरिक मालमेज़ैक इस मिनी एफिल टावर के जरिए लोगों को इकोलॉजी को बचाने का संदेश देना चाहते हैं। लकड़ी का काम मेरा शौक है। मैं इस काम को 21 सालों से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मुझे ऐसा बहुत सा सामान मिल सकता है जिससे मैं मिनी एफिल टावर बना सकता हूँ। साल 2023 से मैंने इससे पर काम करना शुरू किया था। इसको बनाने में लकड़ी के 825 टुकड़े और 5400 पेंचों का इस्तेमाल किया गया है और मेरा लक्ष्य है कि इसे 2024 के ओलंपिक में दिखाया जाए। एफिल टावर फ्रांस के लोगों के दिलों के बहुत करीब है। कुछ दिनों पहले ही एक कलाकार ने माचिस की तीली के जरिए सबसे बड़ी एफिल टावर की प्रतिकृति को बनाया था। फ्रांस के निवासी अपने अनोखे तरीकों से इस इमारत के प्रति अपना लगाव जाहिर करते रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।